फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS, योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, MCC का नोटिस आ गया है, शेड्यूल आ गया है। आप में से काफ़ी लोगों ने शेड्यूल अभी देख लिया होगा कि आपका फर्स्ट राउंड का क्या काउंसलिंग शेड्यूल है। 19 जनवरी 2022 से आपकी यूजी सेक्शन की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है, नीट यूजी की। और जो मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग रहती है MCC, जिसके लिए काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, अब उसकी डिटेल्स आपके सामने हैं। 10 दिन की एक्टिविटी होगी और 10वें दिन आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा अगर आपने सही से अपनी काउंसलिंग अप्रोच करी है। थोड़ा सा इसको काउंसलिंग शेड्यूल को समझ लेते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें नीट बुलेटिन आना है। नीट बुलेटिन को भी आप इसके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 102 दिन में बुलेटिन आ जाएगा। उसमें सारे रूल्स भी मेंशन रहते हैं और FAQs से आपको और भी चीज़ें विस्तार से पता चल जाती हैं। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, इस जो शेड्यूल है, जो इसको और अच्छे से समझते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हर स्टूडेंट को ध्यान में लेके चलना है, उसको समझते हैं। तो ये जो हमारी MCC की काउंसलिंग है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो काउंसलिंग है, ये एक मेजर काउंसलिंग होती है। ये सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग होती है और इसमें कोई भी बच्चा विदाउट द बाउंडेशन ऑफ एनी डोमिसाइल आके पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए, एम्स जिपमार के लिए और प्राइवेट सेक्टर में डीम्ड कॉलेज के लिए। इसमें आपको किसी भी टाइप का डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इफ़ यू आर एन इंडियन, यू बिलोंग टू द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से से हैं, तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इवन फॉरेनर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं NRI कोटा के थ्रू। तो शेड्यूल हमारे सामने आ गया है। पहले 6 दिन की एक्टिविटी रहेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है। आप लोग को MCC की वेबसाइट पे विजिट करना है 19 को। मोस्ट प्रॉब्ली जैसे अभी PG का शेड्यूल स्टार्ट हुआ है, तो दोपहर को 12 बजे के बाद आप लोग एक्सपेक्ट करें, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होगा। तो 12 बजे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन पार्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको वहाँ पर अपना क्रीडेंशियल्स मैंशन करने हैं, अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मैंशन करना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको वही मैंशन करना है जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था फ्रेंड्स। वो फिल करने के बाद आप अपना पासवर्ड बना लेते हो और आपकी यूज़र आईडी आपका रोल नंबर ही होता है। तो जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और यूज़र आईडी की पड़ेगी। तो यूज़र आईडी में अपना रोल नंबर डालेंगे और पासवर्ड में जो भी आपने अपना पासवर्ड बना के रखा है, सिंपल पासवर्ड बनाना रहता है। 17 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस और न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, तो आपका जैसे भी कोई नाम है, अभिनव और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। इस तरह से सिंपल पासवर्ड बनाइएगा जिससे आपको भूले ना। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने जाके अपना रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लास्ट ईयर पूरा डेटा कॉपी हो रहा था, बट इस साल से होपफुली, जैसे कि PG की काउंसलिंग में देखा जा रहा है, आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करोगे, 11-12 के मार्क्स मेंशन करोगे वहाँ पे, और भी आपसे डिटेल पूछी जा सकती है, वो डिटेल्स आप अपनी वहाँ पे मेंशन करोगे। ये सब मेंशन करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। MCC के अंदर ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग होगी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग होनी है। और इसके अलावा फिर आपकी गवर्नमेंट के अंदर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होगी और एम्स की काउंसलिंग होगी, जिपमर की काउंसलिंग होगी। तो इसमें और साथ में DU की काउंसलिंग होगी। ESIC के भी रजिस्ट्रेशन इसी के ऊपर होंगे और प्राइवेट सेक्टर में डीम्ड की काउंसलिंग होगी। तो जैसे कि आपका जो DU का काउंसलिंग है, उसमें वही बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं जो दिल्ली से पास आउट हैं। और AMU आप देखोगे इंटरनल कोटा के साथ भी आएगा, BSU इंटरनल कोटा के साथ भी आएगा, जिपमार भी इंटरनल कोटा के साथ भी आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ से अपनी एकेडमिक्स करी है, 11th-12th वहाँ से पास किया है, उनके लिए वहाँ पे 50% सीट्स रिजर्व रहती हैं और रिमेनिंग वाले बच्चे एक्सटर्नल कोटा के अंदर आएंगे। यानी कि एक ही कॉलेज AMU है अगर, तो वहाँ पे इंटरनल सीट भी होंगी, एक्सटर्नल सीट होंगी। एक्सटर्नल सीट में ऐसे बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जो AMU से पास आउट नहीं है, और जो AMU से पास आउट है वो इंटरनल कोटा से के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। AMU के अंदर किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं होता है। बाकी सब जगह पे आपको रिजर्वेशन पॉलिसी जैसे इस बार से आई है, 27% OBC, 10% EWS, 15% SC, 7.5% ST और 10% EWS, फॉलोड बाय 5% PWD। ये सारे रिजर्वेशन आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही एप्लीकेबल होंगे। प्राइवेट में डीम में किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं होता है। वहाँ पर सिंपल आपकी मेन कोटा की सीट होगी, या अगर आप NRI से काउंसलिंग कर रहे हो, आपने कैटेगरी चेंज करी है, तो NRI से काउंसलिंग होगी। NRI वाले बच्चों के लिए इस बार से थोड़ा सा एक चेंज ये मिलेगा कि अगर आपने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी है, यू हैव कन्वर्टेड योर कैटेगरी फ्रॉम इंडियन टू NRI, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ NRI की ही चॉइस फिलिंग कर पाओगे। आपके सामने मैनेजमेंट के और अदर ऑप्शंस नहीं आएंगे। पूरी काउंसलिंग में आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। बट किसी अदर स्टेट में आप चाहो तो नॉर्मल काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन MCC पे ये काउंसलिंग नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स हो गई। अब समझते हैं कैसे क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने अपनी काउंसलिंग टाइप वहाँ पे सेलेक्ट कर ली कि कौन सी काउंसलिंग में हमको पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे आपके सामने सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और सीट मैट्रिक्स देके फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो 19 to 24 जो आपकी डेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। इसी के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फिर आप एक्टिव हो जाओगे चॉइस फिलिंग के लिए। पेमेंट से पहले आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। पेमेंट कैसे, किसको क्या करना है? जो जनरल वाले बच्चे होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ काउंसलिंग करना चाहेंगे, आपका सिक्योरिटी अमाउंट 25,000 का लगेगा और काउंसलिंग फीस 1,000 की लगेगी। टोटल आपको 26,000 का पेमेंट करना रहता है। 25,000 का अमाउंट रिफंडेबल है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो भी ये पैसा वापस मिल जाएगा, सीट नहीं मिलती है तो भी ये पैसा आपको काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद उसी अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाता है जिससे ये पेमेंट किया गया है। इन केस राउंड नंबर फर्स्ट तो फ्री एग्जिट होता है, आप में से काफ़ी लोग को पता होगा, लेकिन राउंड नंबर 2 के बाद अगर आपको कोई सीट मिलती है और किसी रीज़न से आप उस सीट को नहीं लेना चाहते हो, आप आगे और काउंसलिंग में जाना चाहते हो, तो फिर वो अमाउंट पेनल्टी लगता है। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर से आते हैं, जैसे SC ST OBC वाले बच्चे हो गए, तो उनके लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है 25,000 की जगह पे 10,000 लगता है और काउंसलिंग अमाउंट भी 1,000 की जगह पे 500 लगता है। तो टोटल पेमेंट बाय द रिजर्व कैंडिडेट विल बी 10,500 एंड बाय द नॉर्मल जनरल कैंडिडेट इट विल बी 26,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एज वेल एज रजिस्ट्रेशन। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर की काउंसलिंग करते हो, हायर वाला अमाउंट दे रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर यानी कि डीम्ड कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका 2 लाख रुपए और 5,000 रुपीज़ की आपकी काउंसलिंग फीस लगती है। तो टोटल पेमेंट आप करोगे 2,05,000 का, ये आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का लिंक आपका वेबसाइट पे ही रहेगा। आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, यही 3 तरीके होते हैं पेमेंट करने के, इससे आप पेमेंट कर सकते हो। RTGS वाला ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है। तो अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड का कोई इशू है, उसकी लिमिट कम है, तो बचे हुए 4-5 दिन के अंदर अपनी लिमिट आप बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको कोई इशू ना है, वरना अपनी नेट बैंकिंग भी आप ऑपरेट कर सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको इसके रिगार्डिंग हेल्प मिल जाएगी। तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट कर लिया, पेमेंट में हमने अपनी काउंसलिंग फीस और सिक्योरिटी अमाउंट दे दिया। अब हमारा सीट मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट रहता है वो चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी रूल्स बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने ही नंबर की चॉइस डाल सकते हो, आप 10 ही चॉइस डाल सकते हो, आप 20 चॉइस डाल सकते हो। आप चाहो तो सारे के सारे चॉइसेस आप डाल सकते हो जिस भी कैटेगरी से आप काउंसलिंग कर रहे हो। चॉइसेस की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन चॉइसेस सारे डालना समझदारी की बात नहीं होती है। यही मेन चीज़ होती है काउंसलिंग की कि आपको पता हो कि आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग किस हिसाब से चॉइसेस सेट कर रहे हो, कितनी डेप्थ तक जा रहे हो, कितने नीचे तक चॉइसेस डाल लो कि आप एक सेफ जोन के अंदर आ गए कि आपको कॉलेज मिल रहा है, ये कंफर्म हो गया। प्लस फिर अपर सेगमेंट में अपनी चॉइसेस इस हिसाब से डिज़ाइन करके रखिए कि कॉलेज के साथ साथ जो बेस्ट बेटर कॉलेज मिल सकता है, जो आपकी रैंक डिजर्व करती है, वो भी आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहेंगे, सेकेंड राउंड में कट ऑफ नीचे आ जाएंगे। रीज़न क्या है? बिकॉज पहला अलॉटमेंट होगा, सभी लोग यहाँ पे सीट लेना चाहेंगे, फ्री एग्जिट भी है, काफ़ी लोग सीट लेके बाद में छोड़ भी देंगे, और उसके बाद स्टेट कोटा में सीटें मिलेंगी गवर्नमेंट की, तो काफ़ी बच्चे वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो सेकंड राउंड में एक जो कट ऑफ का लेवल है वो स्टेबल हो जाता है, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ऊपर जाता है। इस बार ऑल इंडिया कोटा में अगर हम देखते हैं, जनरल में पिछले साल 611 नंबर पर लास्ट सीट मिली थी। इस बार जो हमारा कैलकुलेशन सारे एस्पेक्ट देख रहा है वो नियर अबाउट 607 से 608 तक हम आपका सीट जानी चाहिए। और OBC कैटेगरी के अंदर 605 नंबर तक सीट जानी चाहिए, EWS के अंदर 604 तक सीट जानी चाहिए, SC कैटेगरी के लिए 485 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस हैं, ST कैटेगरी में 468 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस हैं, और PWD से 250 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। ये गवर्नमेंट सेक्टर का कट ऑफ रहेगा लोअर साइड से ऑल इंडिया कोटा का। एम्स का भी कट ऑफ राउंड टू राउंड नीचे जाता रहेगा। फर्स्ट राउंड में हाई रहेगा, सेकंड राउंड में थोड़ा सा और नीचे जाएगा, थर्ड राउंड में और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, लेकिन जो अपर एम्स है उसका कट ऑफ ऊपर ही मेंटेन रहेगा। और होपफुली सेकंड राउंड में उनकी कोई भी सीट बचे भी नहीं, सारी सीट फर्स्ट राउंड में यहाँ पे फिनिश हो जाएंगी। फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कर लिया, फीस पेमेंट कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी। चॉइस फिलिंग पे फिर आप आखिरी दिन उसको चॉइस को लॉक कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो ऑटो लॉक हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे लॉक करिएगा, उससे पहले लॉक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई चॉइस एडिट होती है, कोई नया कॉलेज ऐड ऑन होता है, तो उसको भी आप अपने चॉइस कार्ट में ऐड कर लो। और लास्ट आप 24 जैन को अपनी चॉइस को लॉक करोगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हो, वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल इंस्टीट्यूट्स 25 और 26, ये क्या चीज़ है?
वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल इंस्टीट्यूट जिसकी भी हम बात कर रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जैसे कोई बच्चा डीयू का पास आउट है या कोई एएमयू का पास आउट है, वो वहाँ पे एएमयू इंटरनल का बेनिफिट लेगा, डीयू का बेनिफिट लेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना रहता है, वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो वेरीफाई करेगी कि क्या आपने वहाँ से पढ़ाई की थी कि नहीं करी थी, और उसके बाद वो डेटा वो एमसीसी को दे देता है कि हाँ इज़ अ जेन्युइन कैंडिडेट, इसने यहाँ से हमारे यहाँ से ही पढ़ाई करी थी, अपनी एकेडमिक्स यहीं से कंप्लीट करी है, इसलिए ये इंटरनल कोटा के लिए एलिजिबल है। तो वो इंस्टीट्यूट पार्ट रहता है। अभी वाउचर के जब आएगा, बुलेटिन आपका आएगा, तो इसके ऊपर और ज़्यादा क्लियरेंस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका सीट प्रोसेस होता है। 28 को मोस्ट प्रॉब्ली आपकी एक कॉमन लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर सारे बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सबका रिजल्ट आ जाएगा, किसको सीट मिली, किसको सीट नहीं मिली, और जिसको सीट मिली तो कौन सी सीट मिली। और फाइनली फिर आप 29 को फिर से अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लोगे, और वही आपका मेजर अलॉटमेंट लेटर रहेगा। फिर उसको लेके फिर आप 30 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। 5 दिन का टाइम मिला है अगर आपको ज्वाइन करना है। अलॉटमेंट मिलने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो जो अलॉटमेंट मिला है उस पर जाके फुल एंड फाइनल एडमिशन ले लिए, आपका एडमिशन कंफर्म, आपको और कोई काउंसलिंग नहीं करनी है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि ये सीट लेके हम कंफर्ट जोन में हो जाते हैं और नेक्स्ट राउंड में फिर से ट्राई करते हैं कि इससे बेटर कॉलेज कुछ मिल सकता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। वहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको अपने कॉलेज में जाके बताना पड़ेगा जहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर रहे हो कि सर आई विल गो फॉर द अपग्रेड, तो मैं यहाँ पे परमानेंट एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन और फीस पेमेंट होगा। पूरी फीस उस कंडीशन में मैक्सिमम कॉलेज नहीं लेते हैं। और थर्ड कंडीशन होती है कि जो आपको सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उस सीट को नहीं लेना चाहते हो और फर्दर और काउंसलिंग करना चाहते हो, तो फिर आप फ्री एग्जिट का जो टूल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सीट देखनी है और उसके बाद आराम से बैठना है, अपने कैलकुलेशन करने और नेक्स्ट राउंड के लिए आपको वेट करना है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। सीट ऑटोमेटिकली गिवन टाइम पे अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो सीट कैंसिल हो जाएगी और फर्दर नेक्स्ट राउंड में एड ऑन होकर फिर से आपके सामने आ जाएगी और आप एलिजिबल होगे और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैरी फॉरवर्ड सेकेंड राउंड के लिए चलेगा। सेकेंड राउंड में अगर कोई चाहता है कि मैं डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूं तो आप सेकेंड राउंड में दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में भी खुलेंगे और थर्ड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन खुलेंगे। अगर आप फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जा रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड भी होगा। बट जो राउंड नंबर 4 है उसके अंदर कुछ चेंजेस इस बार किए गए हैं। राउंड नंबर 4 जिसको स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, इस बार से हमको पता है कि एमसीसी ऑल इंडिया के 4 राउंड करने वाला है और सेंट्रल का भी खुद से अलॉटमेंट देने वाला है। लेकिन राउंड नंबर 4 में किसी भी नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और नई चॉइस फिलिंग भी नहीं दी जाएगी। जो थर्ड राउंड में आपकी चॉइसेस है वही चॉइसेस कैरी फॉरवर्ड होंगी और वही कंसिडर्ड होंगी अलॉटमेंट के लिए इन द स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और प्राइवेट के अंदर इस बार ये चेंज हुआ है कि प्राइवेट की जो भी सीटें बचेंगी, चाहे एनआरआई कोटा की सीट बचे या जैन माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटें बचे, एमसीसी उन सीटों का टाइप चेंज कर देगा, उनको नॉर्मल मेन कोटा सीट बना के कॉलेज को वापस कर देगा। और स्टे वैकेंसी राउंड में जो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो डीम्ड कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं, आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर जाके उसकी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसकी सीट मैट्रिक्स डिटेल वो सब आप एमसीसी से देख पाओगे कि इस कॉलेज में कितनी सीटें बची है, उसका आइडिया लेके फिर आप उस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराओगे और वहाँ पे फिजिकल आपको जाके काउंसलिंग एक्टिविटी करनी होगी फॉर द प्राइवेट सेगमेंट। बट फॉर द गवर्नमेंट सेगमेंट आपकी काउंसलिंग एमसीसी के वेबसाइट के ऊपर ही होगी, कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। आप सब देखते रहोगे कि आपके थर्ड राउंड की जो भी चॉइसेस हैं वही कैरी फॉरवर्ड होकर फोर्थ में आ गई और कंसिडर होंगी। तो कुछ चेंजेस करने भी ज़रूरी थे, ये अच्छे चेंजेस हैं, बिकॉज अगर इन चेंजेस को नहीं किया जाता तो एक टाइम लिमिट में काउंसलिंग को ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज स्टूडेंट की एक हैबिट होती है कि वो बेटर अलॉटमेंट के लिए लगातार ट्राई करता रहता है। तो एक बाउंड्री भी सेट काफ़ी अच्छी करी है एमसीसी ने। तो ये सब बेसिक सी डिटेल्स है। डॉक्यूमेंटेशन आपको अपने रेडी करके रख लेने। बेसिक जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, 10-12 की मार्कशीट, उसके पासिंग सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, अब जो आप अलॉटमेंट लेटर करोगे वो, और स्पेशली अगर आप किसी कैटेगरी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हो, SC, ST, OBC, PWD, EWS, उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप OBC से हो तो उसका NCL नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, प्लस अपनी डोमिसाइल। अगर आपके पास क्लास 12 के बाद गैप है कोई तो गैप एफिडेविट भी आप बनवा सकते हो। 50 या 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे वो गैप एफिडेविट आपका लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं जो कि आपको ज्वाइनिंग में दिया जाएगा। अभी काउंसलिंग के टाइम पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता है यहाँ पे। ये सारे यहाँ पे सिर्फ डिटेल सबमिट करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। फिर जब आप कॉलेज में जाओगे, पर्सनली स्टूडेंट का जाना काफ़ी कंपल्सरी होता है, तब आपके ये सारे वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होंगे फ्रेंड्स। अभी कोई अपलोडिंग नहीं आएगी।
तो फिलहाल ये हमारी एक्टिविटी राउंड फर्स्ट की आ गई है कि 19 जनवरी से हमारे एमसीसी के काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे और 19 से लेकर 24 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अपना फ़ीस पेमेंट करना है, सिक्योरिटी अमाउंट प्लस काउंसलिंग फ़ीस। उसके बाद चॉइस फिलिंग सेट करनी है। चॉइस फिलिंग ही को बहुत ध्यान से करना है। सीट मैट्रिक्स की स्टडी कर लीजिए, फीसेस को चेक कर लीजिएगा, स्पेशली डीम की फीसेस को चेक कर लीजिएगा। बॉन्ड का ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कि जिस भी स्टेट में जा रहे हो उसका कितना बॉन्ड है। वो बॉन्ड देखने के बाद, फीसेस देखने के बाद, लेटेस्ट फीस में क्या चेंज हुआ है, कहीं पे कोई इंक्रीमेंट है कि नहीं, वो सब देखने के बाद आप आगे चॉइस फिलिंग के लिए जा सकते हो फ्रेंड्स। तो ये आपका राउंड फर्स्ट का शेड्यूल है। इस तरह से आपका राउंड फर्स्ट होगा, उसके बाद फिर राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा और उसके बाद राउंड 4 होगा। काफ़ी लोग की एक क्वेरी रहती है कि सर क्या मैं मॉपअप राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। मॉपअप राउंड का थोड़ा सा रूल समझ लेता है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी सीट इन हैंड है, आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली है या सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली है और आपने उसको ज्वाइन कर लिया है, तो फिर आप मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते हो। मॉपअप राउंड वही बच्चा कर सकता है जिसके पास हाथ में कोई सीट ना हो। अगर आपको कोई सीट मिली, आपने उस पर ज्वाइनिंग नहीं करी, रिपोर्टिंग नहीं करी और आप अभी फ्री हो, तो आप मॉपअप राउंड में कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी, ज्वाइनिंग कर ली, तो फिर आप मॉपअप राउंड में नहीं जा पाओगे। एक रूल और भी होता है एमसीसी का कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी काउंसलिंग में, एमसीसी में या किसी भी स्टेट में सेकेंड राउंड में उसको कोई सीट अलॉट हुई और उसने सीट को ज्वाइन कर लिया, तब आपकी काउंसलिंग फिनिश। नाउ यू आर नो मोर क्वालिफाइड फॉर एनी अदर काउंसलिंग। अब आप किसी और अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर ज्वाइनिंग कर लिया, अगर सीट मिली, ज्वाइनिंग नहीं किया, सीट को रिजेक्ट कर दिया, पेनल्टी पहले आपने पे कर दी, तब आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो। बट इफ़ यू हैव ज्वाइन दैट सीट, नाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द रेस्ट ऑफ द काउंसलिंग, नाइदर इन स्टेट नाइदर इन सेंट्रल काउंसलिंग लाइक एमसीसी। इसमें भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो एमसीसी की काउंसलिंग में ईएसआईसी भी आएगा, एएफएमसी भी आएगा, डीयू भी आएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, एएमयू, बीएचयू, जिपमर्स भी आएंगे, डीम्ड कॉलेजेस भी आएंगे, ऑल इंडिया कोटा भी आएगा, एम्स भी आएगा। ये सारी काउंसलिंग का एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा। काउंसलिंग के लिए आपको वेबसाइट को ही ट्रैक करना है, डैट इज़ द ओनली सोर्सेज। और जो नई वेबसाइट बनाई है एमसीसी ने, काफ़ी अच्छी चल रही है, बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको राउंड नंबर फर्स्ट करना है। एडुएसएस लगातार कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहें। काउंसलिंग का जो आपका ये जो मैट्रिक्स है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, टेक्निकल लैंग्वेज रहती है, सिंपल लैंग्वेज में नहीं रहता है। उसको लगातार एडुएसएस का ये प्रयास रहता है कि आपकी काउंसलिंग को और स्मूथ बनाएं और सरल बनाएं, जिससे कि ये जो आप छोटा सा एग्ज़ाम है कॉलेज में एडमिशन तक लेने का, वो आपको और ईजी से ईजी हो जाए। एडुएसएस की वेबसाइट से भी काफ़ी लोगों ने अपने कट ऑफ्स को देखा, अपने PDF को डाउनलोड किया, उस पर स्टडी किया, हमसे डिस्कस किया, जिससे कि आज उनकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। और आपकी काउंसलिंग को और फ्यूचर में और ईजी करने के लिए आज के दिन आपकी इतनी अच्छी न्यूज़ के साथ एडुएसएस प्ले स्टोर पे भी अपना ऐप को भी लॉन्च कर रहा है। वो ऐप को भी आप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिल जाएगी। और उसी एक ही एप्लीकेशन से आपको सारे स्टेट की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जो आपको कट ऑफ रहते हैं, वो सब भी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपका जो काउंसलिंग की जो एक्टिविटी है और सरल से सरल हो जाए। तो आप एडुएसएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाके एडुएसएस के नाम से आपको ये ऐप मिलेगा, जिसको डाउनलोड करके आप और भी अच्छी काउंसलिंग कर सकते हो और काउंसलिंग में बेस्ट टू बेस्ट अलॉटमेंट ले सकते हो। तो फिलहाल यही हायरार्की रहेगी। फर्स्ट राउंड का आपके सामने शेड्यूल आ गया, अब शेड्यूल को फॉलो करना है। इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड रहेगा। और पैरेलल साइड में काफ़ी स्टेट अपने एप्लीकेशन पहले ही निकाल चुके थे। अब राउंड फर्स्ट स्टेट का बहुत तेज़ी से होगा, बचे हुए स्टेट भी बहुत जल्दी से एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। हरियाणा ने भी अपना शेड्यूल निकाल दिया है, 16 से वो भी अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा है। और काफ़ी स्टेट अपना पहले ही रजिस्ट्रेशन निकाल चुके हैं। जो बचे थोड़े बहुत स्टेट जो बचे हैं जिनका एप्लीकेशन नहीं आया है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन 4 to 5 डेज ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट अपने एप्लीकेशन निकाल देंगे। तो इस मंथ के अंदर अगर हम बात करते हैं जनवरी में, चाहे स्टेट राउंड से देखते हो आप, चाहे सेंट्रल से देखते हो, फर्स्ट राउंड आपका कंडक्ट हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट राउंड में की आपकी तैयारी है तो फर्स्ट राउंड में आपका सीट डेफिनेट आपके पास आ जाएगी, अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग एक्टिविटी भी इस मंथ में हो जाएगी लास्ट टू लास्ट तक। और इस में ही आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल बेस्ट काउंसलिंग अप्रोच के साथ काउंसलिंग में उतर रहे हैं। और अगर आपका स्कोर ऐसा है या कोई ड्यू टू सम रीज़न आपको सेकेंड थर्ड राउंड तक भी वेट करना है, तो फिर आपके पास पूरा शेड्यूल है कि हमारी ये काउंसलिंग एक्टिविटी है मार्च तक चलेगी। और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अप्रैल से इसके अनुसार हमारे सेशन स्टार्ट होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जो बच्चों का राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट आ जाए उनके सेशन पहले भी स्टार्ट हो सकते हैं, फेब लास्ट या मार्च में भी आपके सेशन स्टार्ट हो सकते हैं फ्रेंड। उसके लिए आपको फर्दर नोटिफिकेशन कॉलेज से ही मिलेगा कि वो सेशन अपना कब से कमेंस करने जा रहा है। तो
तो एडुएसएस टीम विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसके ऊपर भी हम एक सेशन करेंगे और बीच में कोशिश करते रहेंगे कि जो बच्चे एडुएसएस में एनरोल हैं उनकी काउंसलिंग करते करते आप लोग के लिए भी कुछ काउंसलिंग टिप्स ऐसी देते रहें जिसको आपको देख के आपकी काउंसलिंग बहुत ईजी हो जाए और आप अपने जो भी आपकी रैंक है उसके ऊपर आप बेस्ट काउंसलिंग करके अपने कॉलेज तक एक फेयर तरीके से पहुँच सको फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।